रूसी मिसाइलों ने आज यूक्रेन की सुबह डरावनी बना दी। ताबड़तोड़ मिसाइलों से ऐसा अटैक हुआ कि समूचे यूक्रेन में डर और आतंक का माहौल बन गया। यूक्रेन के जिन प्रमुख ठिकानों पर रूसी हमले हुए वो मैं आपको बताता हूं। ये ठिकाने हैं कीव, खेमेलिंस्की, लवीव, नेप्रो, वेनेत्सिया, इवानो फ्रैंकविस्क, जापोरेजिया, सुमी, खार्किव, जाइटोमीर, किरोवोहराद और अगला इलाका टर्नोपिल। ये सभी इलाके स्ट्रेटेजिक तौर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस के तौर पर काफी महत्वपूर्ण हैं। मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के नागरिकों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, जब मिसाइल गिरी तो किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी मची और उस दौरान एक लड़की जो इन मिसाइलों के पास थी उसका रिएक्शन क्या था। Я почула це. तो आपने इस लड़की का रिएक्शन देखा, किस तरीके से इसके चेहरे पर खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। मिसाइल हमलों से बचने के लिए कीव के मेट्रो स्टेशनों में हजारों यूक्रेनियों के शरण लेने का वीडियो भी सामने आया। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कह दिया सभी लोग सबवे में चले गए। तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से लोग देशभक्ति गीत गा रहे थे, एक दूसरे को ताकत देखते हुए, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हुए। शनिवार को एक ट्रक में बम धमाके से क्रीमिया रूस लिंक ब्रिज का हिस्सा टूटकर ब्लैक सी में गिरा था। यह ब्रिज 2014 में क्रीमिया को रूस में मिलाने के सबसे बड़े प्रतीकों में है। शनिवार को इस ब्रिज पर धमाके की आधिकारिक जिम्मेदारी यूक्रेन ने नहीं ली है, लेकिन उसके बाद से लगातार पुतिन बदले की आग में झुलस गए और उसे यूक्रेन का कृत्य बता दिया। नतीजा आज के हमले के तौर पर सबके सामने। मिसाइल हमलों के बीच पुतिन ने रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक की और जेलेंस्की पर न्यूक्लियर टेररिज्म का आरोप लगा दिया। पुतिन ने कह दिया कि वो यूक्रेन के आतंकी हमलों पर और स्ट्राइक से पीछे नहीं हटने वाले। This morning, on the initiative of the Ministry of Defense and according to the plan, strikes using high-precision weapons from land, sea and air carriers were made against objects in the Ukrainian territory. We will make a serious steps to provide an adequate response commensurate with the level of threats created to the Russian Federation. Nobody should have any doubts as to that. रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को आपने सुना, उनका मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। रूस के हमलों के बीच उसके साथी बेलारूस ने 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को अपने देश में तैनात करने का ऑर्डर पास कर दिया। एक और पुतिन का तेवर है तो दूसरी ओर जेलेंस्की के कंधे पर यूरोप और अमेरिका ने ताकत झोंक रखी। G7 देश मंगलवार को रूसी हमलों के मद्देनजर इमरजेंसी मीटिंग करने वाले हैं और इस मीटिंग में जेलेंस्की भी शामिल होंगे, इसकी उन्होंने सहमति जताई है। जेलेंस्की ने आज के हमलों के बाद अपना वीडियो बयान जारी किया और कहा था कि आज की सुबह मुश्किल भरी है। हम आतंकियों से लड़ रहे हैं, दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन से अटैक किए गए हैं। रूस धरती से यूक्रेन को समाप्त कर देना चाहता है, उसका अस्तित्व मिटा देना चाहता है। रशिया और यूक्रेन की यह लड़ाई फरवरी से जारी है। इन 8 महीनों में दोनों तरफ से मौत और बर्बादी के मंजर देखने को मिले। युद्ध का असर सिर्फ धरती के इन 2 हिस्सों तक सीमित नहीं है। युद्ध ने आपको, हमको, सबको प्रभावित किया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। मोदी के संदेश की अहमियत को दुनिया के देशों ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में स्वीकार भी किया था, इसे समझा भी था। पिछले हफ्ते जेलेंस्की से भी फोन पर बातचीत में पीएम मोदी ने युद्ध को खत्म करने की बात कही थी। नसीहत दी थी कि युद्ध किसी के हित में नहीं है, लेकिन रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। इसकी वजह है यूरोप अमेरिका के साथ रूस की वर्चस्व की जंग। तो आज सवाल पब्लिक काहे में चर्चा होगी कुछ अहम सवालों पर। क्या यूक्रेन पर ताजा रूसी हमलों ने न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ा दिया है और क्या जिसकी आशंका थी वो वाकई अब सच हो जाएगा? क्या यूक्रेन के बहाने रूस के खिलाफ यूरोप और अमेरिका जंग लड़ रहे हैं और क्या इसीलिए जंग लंबी खींचती जा रही है? यह युद्ध युग का नहीं है। इस मोदी मंत्र से सबक आखिरकार कब सीखेंगे रूस और यूक्रेन और आपसी बातचीत से इस युद्ध को खत्म कब करेंगे?
सवाल यह भी है कि यूक्रेन रूस लड़ाई तेज होने से भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई क्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका असर पड़ेगा तो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। तो चलिए इन तमाम सवालों से चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल है डिफेंस एक्सपर्ट्स का, इस युद्ध को लेकर और युद्ध का भारत पर असर क्या, और ये युद्ध क्या वाकई समाप्त होगी या फिर दुनिया न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर देखेगी, इनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय इन मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर यादव जी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड शशि बी अस्थाना जी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी कुमार तिवारी जी हैं, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में संजय कुलकर्णी जी आपसे करता हूं। क्या वाकई जिस बात की आशंका थी, जिस तरीके से जो इंटेंसिटी आज के अटैक में दिखी है, एक के बाद एक 80 से ज्यादा मिसाइल अटैक, लगता है कि पुतिन आर पार के मूड में है? राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये 8वां महीना युद्ध का चल रहा है। सब कोई सोचता था कि 8 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, और जिस प्रकार से पुतिन ने ये 4 जो प्रांत हैं यूक्रेन के, उनको भी रेफरेंडम के द्वारा अपने इस पर शामिल कर लिया है। और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पुतिन के शायद जन्मदिन के ऊपर यूक्रेनियन ने एक तरीके से जो क्रीमिया के साथ कनेक्टिंग ब्रिज है उसको जो नुकसान पहुंचाया, उसके बरखिलाफ जिस प्रकार से रूस ने ज़बरदस्त, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 83 मिसाइल लेकर के तकरीबन 11 फैसिलिटीज़ के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया। और इसके कारण अब रूस का ये मानना है ये आतंकी हमला है, विश्व का ये मानना है ये वॉर क्राइम्स हैं, ये इस तरह के जो बारबेरिक हरकत रूस कर रहा है वो वाकई ठीक नहीं है करके पश्चिमी देशों का कहना है। लेकिन रूस का ये मानना है कि रूस की जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं, यूक्रेन एक इसमें पाइंदा है, और वो खासकर लड़ रहा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए। और जिस प्रकार से अब आप देखें कि फरवरी से लेकर के आज तक तकरीबन $17 बिलियन के हथियार यूक्रेन को मिले हैं। और यही नहीं, 2014 से लेकर के तकरीबन फरवरी इस साल तक तकरीबन $20 बिलियन के हथियार अमेरिका ने यूक्रेन को सप्लाई। तो इस तरह के जिस प्रकार से सहायता दी जा रही है अमेरिका के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा यूक्रेन को, ये खास साफ नज़र आ रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लड़ाई जो है ये रूस के बरखिलाफ पश्चिमी देशों की है, और पश्चिमी देशों का मानना है यूक्रेन की तो लेकिन बड़ी चिंता तो ये है कि आखिरकार इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। क्या वो न्यूक्लियर वॉर होगा? वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर क्या वाकई दुनिया खड़ी है? और इस बीच लगातार एनिमेशन के जरिए स्क्रीन के निचले हिस्से में जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मिसाइल अटैक हुए, कैसे वहां की इमारतों को नुकसान पहुंचा, ये एनिमेशन जरूर है, लेकिन दरअसल इसी तरीके के वहां पर धमाके हुए हैं, जो तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं, और इसी तरीके से वहां पर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया गया। रामेश्वर यादव जी, सवाल तो एक ये भी उठता है कि ये जो सेकेंड राउंड शुरू हुआ है युद्ध का, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ज्यादा मानते हैं? इसकी जिम्मेदारी तो अगर हम देखें तो हमको इसके परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि रूस जो है वो क्या चाहता है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग रूस का के 2 मेन रीजंस हैं। एक तो ये है वो अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहता है, उसके लिए वो चाहता है कि जितना भी ये डेपनियर रिवर जो है, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर बहती है, वो बहुत अच्छी डिफेंसिव लाइन है, उस इलाकों तक वो अपना कब्जा कर ले। और जो 4 प्रोविंस है जिसमें उन्होंने रेफरेंडम अभी किया है, ये वही इलाके हैं। और दूसरी जो उनकी बड़ी अहमियत वाली चीज़ है, उनको जो सी स्पेस है, ब्लैक सी से मेडिटेरियन जो सी है, जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स का जंक्शन है, वहाँ पर स्ट्रेटजिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो चाहते हैं कि बिना किसी दखलंदाजी के उनके जो युद्धपोत हैं जो इस इलाके के अंदर ब्लैक सी से लेकर मेडिटेरियन और उसके बाद अटलांटिक और इंडियन ओशन के अंदर जा सकें अपने जियोपॉलिटिकल रीजंस के लिए। इसलिए वो चाहते हैं कि जो सदर्न फ्लैंक है, जिसके अंदर ब्लैक सी की जितनी पोर्ट्स हैं, जैसे क्रीमिया उन्होंने ऑलरेडी एनेक्स किया हुआ है, उसका मैरियोपोल जो है और ओडेसा तक का जो इलाका है, वो चाहते हैं उसके ऊपर हम कब्जा कर लें। इससे 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये है यूक्रेन के ऊपर दबाव रहेगा, और ताकि जो भी रूस जो है बात कहना चाहता है, यूक्रेन उनकी बात सुनेगा। और इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकली एक चीज़ का एक एश्योर हो जाएगा कि रूस जो है दोबारा से एक सुपर पावर की तरह से रीइमर्ज होगा। क्योंकि अगर आप देखें इस पूरी लड़ाई के अंदर पिछले 8 महीने के अंदर पश्चिमी जो देश हैं, जिनका इसका मुखिया
यूनाइटेड स्टेट्स है, उन्होंने सब काम किया है, उन्होंने हथियार, एम्युनिशन, इंटेलिजेंस, हर एक चीज़ उनको मुहैया कराई है, लेकिन वो खुद युद्ध के अंदर नहीं आए हैं। और कल की और पूरे जो परिप्रेक्ष्य है इस वक्त युद्ध का, उसके अंदर ये देखा जा रहा है कि वो एक साइड लाइन में बैठे हुए हैं और यूक्रेन को आगे किया हुआ है। ये जो लड़ाई है यूक्रेन की नहीं है, ये लड़ाई पश्चिमी देश और यूएसएसआर लेकिन इन सबके बीच में शशि अस्थाना जी, इन सबके बीच में यूक्रेन पिस रहा है। आज खौफ साफ तौर पर दिखाई दिया, चाहे यूक्रेन के नागरिकों पर। जेलेंस्की खुद सड़कों पर आ गए और उन्होंने वीडियो संदेश वहां से जारी किया और दिखाया कि तबाही किस तरीके से हुई है। इस बार आपको लगता है पुतिन का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है, जिस तरीके से फैसिलिटीज को, कम्युनिकेशन सेंटर्स को, पावर प्लांट्स को उन्होंने जिस तरीके से टारगेट किया है कि अब तो घुटनों पर ला ही देना है यूक्रेन को? बिल्कुल, पुतिन का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब इन्होंने जो ये ब्रिज था क्रीमिया की तरफ, जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है, ये एक उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये ब्रिज ही नहीं टूटा, एक तरीके से उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। ब्रिज तो रिपेयर हो जाएगा, ब्रिज में तो अब ऑलरेडी लाइट व्हीकल्स चलना शुरू हो गए हैं, एक दो दिन में बाकी भी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जो प्रतिष्ठा को धक्का लगा है उसके लिए पुतिन काफी नाराज हैं। और जाहिर है कि ये कार्रवाई दोबारा ना हो, या दोबारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन दोबारा हमला ना करे, इसलिए यह जरूरी है कि ये जो स्ट्राइक है ये इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैसेज बिल्कुल क्लियर जाए। तो ये एक कारण है। दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो आपने अभी एक सवाल भी अपने फ्लैश किया था जी, कि ये जो लड़ाई है न्यूक्लियर लेवल तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जैसा कि लोग मान रहे हैं इस्तेमाल करते हैं, तो ये रूस के हक में नहीं जाता है। लेकिन उससे नीचे उस जो भी साजो सामान रूस के पास है वो इस्तेमाल करना चाहेंगे, ताकि उनका अभी रूस का एम है कि जो एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया उसको पकड़ में रखें, उसके बाद में जो ओडेसा वाला इलाका है उसको भी अगर वो कब्जा कर पाएं तो यूक्रेन लैंड लॉक हो जाएगा, उसका समुद्र से कनेक्शन टूट जाएगा। ये उनका एम है, और इनका जो रूसी खेमा है मोल्डोवा में उसके साथ जुड़ जाए। नहीं, तो लेकिन मैं मेरे सवाल पूछने का मतलब थोड़ा सा अलग था। मैं शुरुआत में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था अस्थाना जी, लेकिन जिस तरीके से पावर प्लांट्स को टारगेट किया है, सर्दियां आने वाली हैं, बर्फ वहां पर बहुत ज्यादा गिरती है, लोग किस तरीके से परेशान हो, घुटनों पर कैसे ला दिया जाए, या फिर जो फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेंटर्स हैं उनको टारगेट किया है रशिया ने इस मिसाइल अटैक में। बिल्कुल, क्योंकि रूस का ये प्लान है, और मेरे एक एनालिस्ट के तौर पे मैं ये समझता हूं कि किसी तरीके से इसको कंसोलिडेट करके सर्दियों तक युद्ध ले जाया जाए, और सर्दियों में रूस के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकी सब देशों को एनर्जी की प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, बाकी चीजों की प्रॉब्लम होगी, लेकिन रूस के पास ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसको रूस खींचता है सर्दियों तक, तो रूस का पलड़ा भारी हो जाएगा। तब तक वो अपने सोल्जर्स के साथ लड़ाई नहीं लड़ेगा, स्टैंड ऑफ अटैक करेगा, दूर से अटैक करेगा और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ताकि और ज्यादा कैजुअल्टी ना हो। पहले वो बहुत कैजुअल्टियां ले चुके हैं, जो कि पुतिन के हक में नहीं जा रहा है। लेकिन अश्विनी शिवाजी, इस युद्ध का अंत कहां जाकर होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा था, जब पुतिन से मुलाकात हुई थी, ये युद्ध युग का नहीं है। उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द ये युद्ध हम समाप्त भी करेंगे, लेकिन वाकई आपको ऐसा होता दिख रहा है? ना, बिल्कुल नहीं। देखो, ऐसा लग रहा है ये लड़ाई तो अब थमने का नाम नहीं लेती। देखो, जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो उसने सोचा था कि 15-20 दिन या एक महीने तक इस लड़ाई का नतीजा निकल जाएगा और यूक्रेन को हरा देंगे। ऐसा तो ग्राउंड पे नहीं हुआ, और सच्चाई है पलटा बदलता जा रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा, जो रूस अटैक कर रहा है उसके जो अभी मिसाइल और रॉकेट जो 83 दागे हैं, आप समझते हैं कि अभी अमेरिका और नेटो यूक्रेन को नहीं देंगे? अभी ये वार होगा, और आप देखेंगे कि ये डॉनबस का एरिया है, डॉनसक और लुहानसक, और ये जो जापोरिजिया और खारासोन, जहां उन्होंने रेफरेंडम करके और एक शैम डेमोक्रेसी दिखा रहे हैं, वो नहीं चलने वाला। क्योंकि देखो, खार्किव से 8000 स्क्वायर किलोमीटर जीत चुका है अपना यूक्रेन, और जिस प्रकार से उनको डिफेंसिव से ऑफेंसिव हथियार मिले, पहले डिफेंसिव मिले, उनको मिला स्टिंजर मिसाइल, जेवलिन मिसाइल, स्विच ब्लेड ड्रोन, उसके बाद ऑफेंसिव हथियार मिले हाईमार्स, जो हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, वस्त्रबद्ध गाड़ियां, टैंक्स और एयरक्राफ्ट। उससे धीरे धीरे जो यूक्रेन का पलड़ा बढ़ता जा रहा है और रूस के जो पलड़ा है कमजोर हो रहा है। अब सच्चाई यह है कि जो बात पहले आई थी
कि नाटो ने और अमेरिका ने कहा था ये लड़ाई रूस के अंदर नहीं जानी चाहिए, मगर वो हो गया है क्योंकि रूस ने ये चारों जो प्रांत हैं, जो रीजन हैं, चाहे वो डॉनबस के दोनों रीजन या आप जापोरोजिया या खारासन, उसको अपने अंदर मिला लिया, तो वहां तो लड़ाई जाएगी। और अब मुझे लगता है ये लड़ाई जो है आर पार की चलेगी और इतनी जल्दी ये लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि यूक्रेन को भी काफी मिसाइल रॉकेट मिलेंगे और अब पलटवार होगा। देखो एक चीज को समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से क्रीमिया से लेके आपका मेनलैंड रूस के लिए 2018 में जो ब्रिज था, उसको क्रिच ब्रिज को कमीशन जो किया था पुतिन ने किया था, उस पे कहने के बावजूद कि इसके ऊपर हमला करेंगे, उन्होंने S-400 भी लगा रखा था जो एयर डिफेंस सिस्टम, इन्होंने सबोटाज कर दिया। वो अलग बात तो मान नहीं रहे। मेरा मतलब यह है कि जब ऐसी स्थिति पैदा हो रही है और ऐसा लगता है कि कोई वजह नहीं लड़ाई को इतनी जल्दी रोकने की, ये लड़ाई क्या मोड़ ले सकती है, ये किस मोड़ तक जा सकती है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्या ये न्यूक्लियर की तरफ जा सकती है, ये भी कहना क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक जितने भी मिलिट्री पंडित हैं जिन्होंने सोचा था कि रूस की एक बहुत जल्दी विक्ट्री हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ऐसे में नहीं, लेकिन हम आगे शिवाजी जी, हम आगे न्यूक्लियर टेक्निकल जो वेपन्स हैं उनकी हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि रशिया अटैक नहीं करेगा, उसके बावजूद रशिया इन्वेड करता है, वहां पर एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देता है। आगे मैं इस पर बातचीत करता हूं संजय सोई जी, लेकिन जो बातें शिवाजी जी ने कही मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। दुनिया के किसी कोने में जंग हो, चूंकि दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, सबकी इकोनॉमी फाइनेंशियल कंडीशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको लगता नहीं है कि हिंदुस्तान पर दुनिया के बाकी मुल्कों पर पहले से ही इसका असर पड़ रहा है और ज्यादा असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल राकेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही बात जो अभी आपने 2 मिनट पहले बोली थी कि मोदी जी ने कहा है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, यानी कि ये बात अगर समझ लें तो आज दुनिया में जो परेशानी हो रही है, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो आज यूरोप सफ़र कर रहा है, रशिया सफ़र कर रहा है, यूक्रेन सफ़र कर रहा है और पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर संतोष आ रहा है। आज एक तरह से अनसर्टेनिटी है कि सर्दियों में उनको गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, सर्दियां कैसे निकालेंगे, वहाँ पेड़ काट काट के वो लोग सर्दियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कूड़ा जलाया जा रहा है। ये सब बातें अगर जो ये बात भारत जो आज लीड ले रहा है, जो भारत जो इस प्रकार की बातें कर रहा है, ये बात अगर दुनिया समझ जाए तो ये आज दुनिया की मानवता के लिए बहुत बड़ा एक हल होगा, बहुत बड़ा एक समस्या का निवारण हो जाएगा। और ये आज अमेरिका, यूरोप, इन लोगों को समझना चाहिए, खास तौर से यूरोप को, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सफ़र करे जाता है, मेरे पहले स्पीकर्स ने भी बोला है कि अमेरिका तो हथियार सप्लाई कर रहा है, वो यूक्रेन बलि का बकरा है, लेकिन इसका असर अब देखिए धीरे धीरे यूरोप पर पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो तुरंत उसके साथ है और वो रशिया के ऊपर काफ़ी हद तक गैस और ऑयल के लिए डिपेंडेंट था, जो रशिया अब कंट्रोल कर रहा है। अब जैपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट है जहां से बिजली सप्लाई यूरोप को होती थी, वहां पर प्रोडक्शन बंद हो गया, 22% तक आ गया, आगे खतरा है शायद बिल्कुल ही बंद ना हो जाए, ये बात समझिए। और जो आज पुतिन ने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया, यानी जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे राकेश जी, कि यानी कि वो ठंड का मौसम आ रहा है, वहां पर उनके बिजली सप्लाई के ऊपर हमला कर रहा है, यानी कि गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, तो उनका जो एक क्रिटिकलिटी आ जाएगी, मौसम की क्रिटिकलिटी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में अगर रशिया जीता था तो सर्दी की वजह से उन्होंने जर्मनी को हराया था, जब जर्मन सैनिक ट्रेन नहीं थे सर्दी में लड़ाई करने के लिए। ठीक है, चलिए इस शुरुआती ओपनिंग के बाद जो है डिबेट को ओपन करते हैं। संजय कुलकर्णी जी, एक सवाल, जिस तरीके से आज अटैक हुए, दो बातें हैं, क्या जेलेंस्की को अंदाजा नहीं था कि वो केर्च ब्रिज पर अटैक करते हैं जो क्रीमिया से रशिया को कनेक्ट करता है, उसके जरिए रसद यूक्रेन में जो रशियन सोल्जर्स हैं उन तक भी पहुंचती है, तो क्या जेलेंस्की को अंदाजा नहीं था कि पुतिन उतनी तेजी से पलटवार करेंगे? और अगर अंदाजा था तो क्या जिस तरीके से तबाही हुई है, आपको लगता है कि जेलेंस्की तैयार थे? देखिए, यही कारण है कि आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने इसका पूरा जिम्मेवारी नहीं ली है, और जबकि पुतिन कह रहे हैं ये पूरी जो कार्रवाई की है ये यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विसेज ने की है और इसमें उनको कोई शक नहीं है। वही कारण है कि उन्होंने इस तरीके से उनके जो 11 फैसिलिटीज़ थी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, पावर सेंटर्स हुए, पानी का हुआ, एनर्जी हुआ, इन सब के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया। जेलेंस्की को मालूम है कि जिस प्रकार से अगर वो क्यों नहीं उसने इसकी जिम्मेवारी ली, अगर जिम्मेवारी लेता तो सबको पता चलता, और जिम्मेवारी इसलिए नहीं ली, लेकिन कार्रवाई करवाई गई, जेलेंस्की के द्वारा ये कार्रवाई कराई गई, जिससे कि पुतिन जो है उसके जो खासकर जो उसके ईगो है उसको हर्ट करने नहीं, लेकिन ये तो हम शुरुआत में भी चर्चा कर रहे थे कि क्या यूक्रेन के इतिहास के सबसे बड़े खलनायक जेलेंस्की तो साबित नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये जंग शुरू हुई इसको क्या टाला जा सकता था?
पुतिन की जरूर कुछ शर्तें थी, लेकिन क्या इस जंग को टाला जा सकता था? ये चर्चा तो हम शुरुआत में भी कर रहे थे। आज उसी चर्चा के मुहाने पर हैं हम, संजय जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है क्यों हो रहा था। अभी आप जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जेलेंस्की जो है एक पैंदा है, उसको एक तरीके से आगे रखा गया है, लेकिन जो यूक्रेन है, यूक्रेन में इतनी कोई काबिलियत नहीं है। काबिलियत यूक्रेन की कहाँ से आ रही है? हथियार जो कि अमेरिका और यूरोप दे रहा है, और उसके ऊपर वो जो आदमी हैं जो लड़ रहे हैं वो यूक्रेनियन है, पर हथियार और इक्विपमेंट कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। यही कारण है कि जेलेंस्की को मालूम है अगर ये लड़ाई अब थोपी गई है, अब यूक्रेनियंस अगर चाहते जेलेंस्की को क्यों प्रेसिडेंट बनाया है कि पीस के द्वारा इसको पूरा सुलझाया जाए, लेकिन उसने क्या देखा कि रूस की तरफ ना जा करके वो पश्चिम देशों की तरफ चला गया और यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की कोशिश करा। अब आपने पीस की चूंकि बातचीत कह दी, तो रामेश्वर यादव जी, एक और दूसरे तरीके की पॉलिटिक्स वर्ल्ड में चल रही है। मैं इस पीस जो शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया, देखिए शांति का जो नोबेल प्राइज हुआ, जो एंटी रशियन खेमा है, जो यूक्रेन के लोग हैं उन्हें दिया गया, ये भी एक वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी क्या पॉलिटिक्स आप मानते हैं इसे? ये देखिए, बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है इस वक्त। इसके अंदर बहुत लेवल के ऊपर काम चल रहा है। आप देखिए मीडिया के अंदर जो भी खबर आ रही है इस वक्त, जैसे यूक्रेन ने ज़मीन रशिया की फतह कर ली, हालांकि वो इलाका बहुत कम है, लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है। रशियन रिसोर्सेज से हमारे पास इतनी खबरें नहीं आ रही हैं कि रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है, इज़ ए न्यूक्लियर पावर। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर का जो ज़ख़ीरा है वो इस वक्त रशिया के पास है, और रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रेंथ है, नेशनल स्ट्रेंथ। देखिए, एक तो क्या है, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर रशिया के पास है, जिसकी वजह से वो एक प्रकार से सुपर पावर बनने के लायक है। उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और इस हालत के अंदर अगर आप देखें कि रशिया हार रहा है, इस बात को एज ए मिलिट्री मैन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, कुछ इलाकों के अंदर जहाँ पे उन्होंने अमेरिकन इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स वगैरह ने जो दिया है, इसके अलावा प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स जो हैं, ड्रोन्स जो हैं, उनके ज़रिए उनके ऊपर कुछ तबाही ज़रूर करी है, और युद्ध के अंदर इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये कहना कि रशिया बिल्कुल बैकफुट पर है, ये ठीक नहीं होगा। और मेरे एनालिसिस के अंदर जब तक रशिया ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं वो उनको नहीं अचीव कर लेता है, तब तक ये लड़ाई चलेगी। ठीक है, तब तक ये लड़ाई आगे चलेगी। और आगे बढ़े सवाल पब्लिक का, लेकिन चूंकि ये फोरम पब्लिक का है, इसलिए शिवाजी आपके लिए एक हमारे दर्शक का सवाल है। मुजफ्फरनगर से मोहम्मद शाहिद है, उनका सवाल है आपसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जिस तरह से आगे बढ़ने लगा है, उसका भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, कैसे देखा जाए इसको? देखो, इसमें तो राकेश बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ये हो क्या रहा है, पहले तो भारत बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर, मैं कहूँ, जो नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है। जिस प्रकार से हमने ये देखा कि हम अभी रेट्स बढ़ गए हैं सबसे ज़्यादा, ऑयल के, गैस के, एनर्जी के, फर्टिलाइज़र के, फूड के, उन पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। मगर भारत ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या किया कि बावजूद कि अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि भारत ऑयल ना ले रूस से, भारत डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल ले रहा है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि आज की तारीख में अगर ये ऑयल लेना बंद कर देता तो भारत के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई होता, और कहीं ना कहीं फूड, फर्टिलाइजर वो भी भारत का मिलता जा रहा है, चाहे वो यूक्रेन से भी और कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता नहीं कि इससे इंडिया का जो डिप्लोमेटिक चैलेंज है वो आगे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा? बिल्कुल, देखो मैं एक और बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो ऑयल है, जिस प्रकार से सबने ये क्वेश्चन है कि अगर अमेरिका इतना स्ट्रांग है तो ऑयल कैसे ले रहा है बात, क्योंकि काटसा नहीं है। आप समझने कुछ काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि गैस और ऑयल सबसे ज्यादा तो यूरोप को जा रहा है, 40% गैस और 33% ऑयल जाता है, तो इसका भारत ने फायदा उठाया, और भारत ज्यादा से ज्यादा जो ऑयल है वो रूस से खरीद रहा है। तो दो मापदंड तो हो नहीं सकते, एक यूरोप के लिए, एक भारत के लिए, तो ये एक समझना पड़ेगा, इसका हमने फायदा उठाया। और इसी में कहीं ना कहीं ईरान ने बार बार बोला कि जब अमेरिका ने प्रेशर डाला था तो आपने हमारे से जीरो इंपोर्ट करना बंद कर दिया, मतलब कि ऑयल, और आप रूस से लेते जा रहे हो। तो भारत अपना इंटरेस्ट देख रहा है, और मुझे लगता है भारत जो है एक बहुत ही ऐसा देश है जिसके रिलेशन अमेरिका से भी अच्छे हैं, रूस के साथ भी अच्छे हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं डायलॉग डिप्लोमेसी द रूट फॉरवर्ड, लड़ाई का दौर चला गया। मगर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारत ने
और लोगों से भी बातचीत की है। और मुझे लगता है देखो इन्फ्लेशन रेट क्योंकि सप्लाई चेन शिफ्ट हुई है उसका इंपैक्ट तो है। ऑयल का रेट देखिए, जो मैंने डिप्लोमेटिक चैलेंज की बातचीत कही, एक बीच में लगा था सिबाज जी कि इंडिया अमेरिका के रिलेशंस कितने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। हाल फिलहाल में ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान को किस तरीके से एक बार फिर से खुलकर समर्थन देने लगा है, किस तरीके से वहां के आर्मी चीफ का अमेरिका में स्वागत हुआ, F-16 के मेंटेनेंस और बाकी चीजों पर फंड कितना दिया गया। तो आपको लगता नहीं कि ये अमेरिका भी दो तरफा व्यवहार करता है? बिल्कुल करता है। देखो अमेरिका अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है और वो देख रहा है कि भारत प्रेशर में नहीं आ रहा और रूस से हथियार खरीदी जा रहा है और रूस के नजदीकी कई बार जैसे एक प्रकार से भारत अगर एब्सटेन भी करता तो ऐसा लगता कि रूस की तरफ पलटे में। तो सच्चाई है जो अमेरिका है इसने एक काउंटर प्रेशर डाला है जिस प्रकार से। यही नहीं, आपको पता होना चाहिए जो एम्बेसडर है यूएस का पाकिस्तान में, वो पीओके में जाके उसको आजाद कश्मीर बोलता है और सस्टेनेंस फंड जो है $450 मिलियन का स्टार्ट ये सिर्फ काउंटर प्रेशर है, क्योंकि आप देखिए लंबे समय से इतिहास तो है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को पालता है अमेरिका और उसे इसीलिए मदद मुहैया कराता है ताकि इंडिया को अंडर प्रेशर रखे। बिल्कुल बिल्कुल करता है, मगर उस चीज से थोड़ा आगे चलना पड़ेगा राकेश। वो सिचुएशन जा चुकी, 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट हो रखी हैं, लीमियो, कोमकासा, बेका, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड एग्रीमेंट, बेका। इसका मतलब भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो अब ये कहना कि भारत को छोड़ देगा अमेरिका, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेपन में भी बाकी चीजों में, मगर थोड़ा काउंटर प्रेशर तो पक्का डाला है इसके लिए कि जो जिस प्रकार से उसने सस्टेनेंस फंड दिया, हमने इसके ऊपर एक प्रकार से अलार्मिंग चेतावनी भी दी है अमेरिका को, जिस प्रकार से हो सकता है कि उन्होंने, उसका एक वजह एक और भी है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान चीन के पलड़े में जाए। ये भी एक उसको काउंटर प्रेशर है, क्योंकि हर चीज को भारत के नजरिए से मत देखो, मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने किया है उसको ये समझ आ गया कि भारत को इतना प्रेशर में डालना आसान नहीं है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो नेक्स्ट चल रहा है कि अभी पाकिस्तान का, रूस का, ईरान का और टर्की का, इसको भी ब्रेक करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका भी अपनी गेम खेल रहा है, मगर मुझे लगता है भारत जिस प्रकार से हर पाइंदे के साथ चल के काम कर रहा है, इस सिचुएशन में जो बेस्ट है नेशनल इंटरेस्ट में वो कर रहा है। ये एक बड़ी अच्छाई बात है। ये उम्मीद करते हैं कि जो बेस्ट है इस पूरे संघर्ष के दौरान वो इंडिया को हासिल जरूर हो। एक और दर्शक का सवाल है दिल्ली से कुणाल झा का, और सवाल है संजय सोई जी आपसे। सवाल उनका यह है कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन की ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, मिसाइलों की बारिश हो रही है, क्या ये न्यूक्लियर वॉर का संकेत है? क्योंकि इसकी चर्चा तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज जो मिसाइलों के अटैक की इंटेंसिटी थी वो कहीं ज्यादा थी, और अगर वाकई ऐसा होता है तो इससे सबसे ज्यादा कौन कौन प्रभावित होगा? जी बिल्कुल कुणाल झा जी, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में ये हर एक के जहन में ये चीज़ घूम रही है कि इस लड़ाई का अंत क्या होगा। और जिस प्रकार से आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में रशिया कुछ रिवर्सेस हुए हैं, तो और रशिया आज सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास है, तकरीबन 6000 वॉरेन है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है, उनके पास डिलीवरी मीन्स है जिनका कोई तोड़ भी नहीं है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, सबमरीन के द्वारा लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट के द्वारा लॉन्च कर सकते हैं, जमीन के द्वारा लॉन्च कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन रशिया के पास हैं। लेकिन क्या वो इसका इस्तेमाल करेगा, कब इस्तेमाल करेगा, ये जो बड़ा सवाल है। कि जब पुतिन की सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उसको लगता है कि आज मेरी साख ख़त्म है, मेरी गद्दी गई, या फिर रशिया की साख बिल्कुल जीरो हो जाती है, ये यूक्रेन को बड़ी सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, तब ये ऑप्शन आ सकता है। लेकिन फिर कहाँ इस्तेमाल करेगा? क्या वो यूक्रेन के खिलाफ करेगा, यूरोप में करेगा, या अमेरिका के खिलाफ करेगा? एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये जो इंटेंसिटी का अटैक था और स्ट्रेटेजिकली जो अटैक किया गया फैसिलिटी सेंटर्स को, या फिर कम्युनिकेशन सेंटर्स को, या फिर जो वीजा दफ्तर भले ही वो खाली हो चुका था, या फिर जो पावर प्लांट्स हैं उनको जिस तरीके से टारगेट किया गया, आपको लगता है कि पुतिन इस मूड में है कि आने वाले समय में, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल करें जो सीमित दायरे में विनाश फैलाए और यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे? राकेश जी, इनफैक्ट ये जो अटैक किए हैं ये शायद उसको अवॉइड करने के लिए किया है कि शायद इतना भारी अटैक, एक शॉक इफेक्ट दिया जाए कि जिससे यूक्रेन की जनता को पता चले कि किस प्रकार से ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जब बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, और वो सर्दियां आ रही हैं तो क्या हालत होगी उनकी, तब पता चलेगा। क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, राकेश जी, तो आपको लगता है कि ये शॉक लगा है? शॉक लगा है बिल्कुल। आप देखिए किस प्रकार से लोग नीचे गए। लेकिन यूक्रेन में एक बात है कि उनका है सवाल सर्वाइवल का, रशियन है स्पेशल ऑपरेशन। जहाँ सर्वाइवल का सवाल आ जाता है तो वहां पर एक भावनाएं अलग हो जाती है, वहां पर उनके लड़ने का जज्बा अलग हो जाता है।
यही एक कारण है कि आप देखिए 8 महीने होने वाले और लड़ाई चले जा रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ टेक्टिकल वेपन का जो आप कह रहे हो, टेक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसका कोई ये नहीं कहेगा कि टेक्टिकल वेपन क्या तो दूसरा स्ट्रेटेजिक वेपन नहीं चलाएगा, तो उसके बाद एक अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। ये इसीलिए पुतिन शायद ये कदम ना उठाए इस नहीं, क्योंकि रशिया की ओर से कहा गया है कि ये तो सिर्फ पहला चैप्टर है, अभी तो आगे ऐसे और चैप्टर देखने को मिलेंगे जो कुछ अगर आगे। ऐसा हो गया राकेश जी तो दुनिया महाविनाश की तरफ जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से जवाब होंगे, रशिया टेक्टिकल मारेगा, उधर से नेटो मारेंगे, उधर से रशिया दोबारा करेगा, वो लेवल बढ़ता जाएगा। टेक्टिकल वेपन आज वो 20 किलो टन वाले नहीं रह गए, आज 100 किलो टन वाले भी टेक्टिकल वेपन है। ये खाली डिलीवरी है और टारगेट्स हैं कि वो खाली मिलिट्री टारगेट्स को के खिलाफ एम्प्लॉय होते हैं, और स्ट्रेटेजिक वेपन कहीं भी बड़े बड़े शहरों या बड़े बड़ी चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका रुकेगा नहीं फिर ये बहुत बड़ा खतरा है, और शायद यही एक खतरा शायद लोगों को रोक रहा है जो देश है, क्योंकि ये वेपन ऑफ डेटरेंस है, वेपन ऑफ अटैक नहीं, ये डेटरेंस है। जिसका न्यूक्लियर वेपन है, मतलब वो आज यूक्रेन के पास मान लीजिए उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो शायद रशिया इस प्रकार से हमला करने की हिम्मत नहीं करता। ये मेरा कहना है। ठीक है, सवाल पब्लिक का है, में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से नीलेश शर्मा का एक सवाल आया है, और इनका सवाल है रामेश्वर यादव जी आपसे कि क्या इस जंग को टाला जा सकता था। ये सवाल है, और लगातार देखिए हम शुरुआत से इसकी चर्चा कर रहे हैं। जब रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तब भी हमने कहा कि क्या जेलेंस्की अपनी जिद छोड़ते तो ये सब कुछ हो सकता था, क्या वो यूक्रेन के सबसे बड़े खलनायक तो नहीं साबित हो जाएंगे। और उनका एक और सवाल है कि सही मायने में इस युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है, पुतिन या फिर जेलेंस्की। देखिए, ये जो युद्ध है इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। रशिया की बड़ी सिंपल डिमांड थी कि नेटो का हिस्सा, यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने, क्योंकि वो उनके सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। लेकिन इनकी जो बात है किसी ने नहीं मानी, और कौन लोग यूक्रेन के पीछे हैं, पश्चिमी देश हैं, तो उन्होंने इसको भड़काया और इनको आगे कर दिया है। तो जो जेलेंस्की जो है, शुरू में जब ये लड़ाई शुरू हुई, इट वाज मोर ऑफ ए डेमोन्स्ट्रेशन। जिस तरीके से ईस्टर्न सेक्टर और नदर्न सेक्टर से मैकेनाइज्ड फोर्सेस वो कीव के चारों तरफ भी आ गई थी, उस वक़्त ये इस प्रकार का एक संदेश था रशिया की वजह से कि आप हमारी बात मान जाओ, इनके झांसे में ना आइए, और नेटो का आप मेंबर मत बनिए। ईयू का आप मेंबर बनना चाहते हैं, उनको भी शायद रशिया को इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उनको ये एक एज ए सॉवरेन कंट्री वो उनका हक है कि वो जिस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर जहाँ तक जिम्मेदारी की बात आती है, इसके अंदर आप किसी एक देश के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं। जिम्मेदार दोनों देश हैं। रूस एक बड़ा देश है, उसने जिम्मेदारी और मैच्योरिटी जितनी दिखानी चाहिए थी इसके लिए, और थोड़ा संयम करना था, उतना संयम उन्होंने भी नहीं किया। जेलेंस्की साहब फिर नहीं, लेकिन जेलेंस्की को इससे हासिल क्या हुआ रामेश्वर यादव जी? इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। यूक्रेन एट द एंड ऑफ द वॉर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान उनका है। उनकी काफ़ी जो जनसंख्या है वो दूसरे देशों में इस वक्त बैठी है एज ए रिफ्यूजीज, और धीरे धीरे करके मीन्स एट द एंड ऑफ द डे एंड द आर्नी ऑफ एंटायर थिंग इज, हालांकि ये युद्ध जो शुरू हुआ है नेटो की मेंबरशिप की वजह से शुरू हुआ है, लेकिन आज की तारीख तक यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाया गया है। वो ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा कि देखिए आज जिस तरीके से अटैक हुए हैं, जो इंटेंसिटी थी, इतने पर्याप्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास नहीं है। आज जेलेंस्की ये कहते हुए दिखाई दिए कि हमें नए सिरे से हथियारों की मदद दी जाए, डिफेंस सिस्टम दिए जाएं ताकि हम रशिया को रोक सकें। तो तैयारी तो यूक्रेन की अपनी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इसमें अगर आप युद्ध और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस प्रकार से रशिया आया है, उन्होंने प्राइमरीली फायर पावर उन्होंने इस्तेमाल करी है। लेकिन जैसे बिल्टअप एरिया थे, कीव है, उसके खार्किव है, इन सब के ऊपर कब्जा करने की जो उनकी इच्छा थी, उसके लिए उनको इन्फेंट्री अटैक्स, हाउस टू हाउस अटैक करना पड़ता है और उसको सिक्योर करना है। और उसके बाद जो इलाके उनके कब्जे में आ जाते हैं, उन इलाकों को अपने पास रखना होता है। वो कार्रवाई उनके पास नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने आर्टिलरी, एयरफोर्स और मिसाइल के फायर किए हैं। अगर आप दूसरे विश्व युद्ध में देखें, लंदन के ऊपर देखिए पूरा तबाह हो गया था, लेकिन लंदन दोबारा से खड़ा हो गया। इसी प्रकार से यूक्रेन में जितना भी आपने फायर पावर का इस्तेमाल करा है, जितने भी बॉम्ब्स इसमें डाले हैं, और आज की तारीख में आज भी जो मिसाइल फायर हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट जो है
और ह्यूमन कैपेबिलिटी जो है उसके ऊपर कोई भी वार नहीं है। ये हासिल तो यूक्रेन ने किया है कि लोग किस तरीके से एकजुट हुए हैं और देशभक्ति उनकी किस तरीके से दिखी है। एक और सवाल भदोही से आया है। संजय मिश्रा का सवाल है कि दुनिया में आर्थिक संकट है, अगर रूस यूक्रेन युद्ध और भीषण स्थिति में पहुंच जाता है, यानी ये जंग ऐसी ही चलती रहती है, तो खासतौर पर विकासशील देशों की स्थिति क्या और ज्यादा खराब नहीं हो जाएगी? अस्थाना जी, आप इसका जवाब। बिल्कुल खराब हो जाएगी, क्योंकि जिस किस्म से पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन चल रहा है, उस लिहाज से जो विकासशील देश हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी चीज़ ये है कि विकासशील देश, उनको एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि एनर्जी विकासशील देशों के पास नहीं है, और एनर्जी की कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज़ का कीमत बढ़ जाती है। तो उस कारण से ये जाहिर है कि इसका आर्थिक नुकसान सभी को होगा। और इस आर्थिक नुकसान के कारण मैं ये कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई में कोई भी नहीं जीतेगा, नुकसान सभी को होगा, और विनर कोई नहीं होगा। हर एक ने लूज करना है, और हर एक जो हारेगा भी, कंपटीशन इस बात का है कि कौन कम हारेगा। क्योंकि अगर आप देखें रूस की तरफ से, अभी रूस का जितना खर्च, जो जान माल का जो नुकसान हो वो तो हुआ ही है। अभी फिनलैंड का भी पूरा बॉर्डर जो है वो उनके साथ, जो नाटो के साथ वो बॉर्डर नहीं लगाना चाहते थे, वो और ज़्यादा बढ़ गया, 1000 किलोमीटर बढ़ गया, तो रूस को नुकसान हुआ। अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि रूस और चीन एक साथ जाके मिल गए। अब वो एक साथ जाके मिल गए, और साथ ही जो उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम की जो पकड़ थी अमेरिका की, उसके ऊपर अभी ढील पड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो अलग तरीके से भी फाइनेंस अपना जो व्यापार है वो करना शुरू कर देगा। उसका भी ये भी एक आर्थिक स्थिति पर जो फर्क पड़ेगा उसके ऊपर होना है। अभी आप देखिए कि युआन का ट्रेड भी आगे बढ़ गया है, तो ये अमेरिका को नुकसान हुआ। हालांकि उनको फायदा, वो अपना फायदा गिन रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या है? हम भी तो विकासशील देशों की कैटेगरी में हैं। हाँ, हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था पर क्या असर? हमारी आर्थिक व्यवस्था पर भी, हमारे लिए भी एनर्जी प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत ने कुछ कदम अच्छे उठाए, जिस कारण से उसका जितना असर हमारे बाकी देशों के ऊपर पड़ा, हमारे ऊपर सबसे कम पड़ा। जैसे कि ऑयल लेना हमने शुरू कर दिया रूस से, वो सस्ते दामों पर हमने ऑयल लिया, हम दबाव में नहीं आए। हमने जो हमारी पॉलिसी थी, आर्थिक पॉलिसीज, उसके साथ साथ जो हमारी सामरिक पॉलिसीज थी, उनके ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो उस कारण से हमने अच्छी नीतियों के कारण उस जो नुकसान हमें होना चाहिए था उसको थोड़ा सा संभाल लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हमें भी हुआ है। जो हमारा टारगेट था ग्रोथ का, हम लोग 9% की तरफ जाना चाह रहे थे, अब हम लोग 7% की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्क तो हमें भी पड़ा। लेकिन जाहिर है कि बाकी के कंपैरिजन में भारत की स्थिति थोड़ी, लेकिन ये गोल्डन पीरियड तो हो सकता था। पहले कोरोना आ गया, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन की लड़ाई, वरना भारत की इकोनॉमी कहीं बहुत ज्यादा बेहतर होती। बिल्कुल इस गोल्डन पीरियड था, और बाकियों के कंपैरिजन में अभी भी हमारी इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, फास्टेस्ट तरीके से ग्रो कर रही है। वर्ल्ड में इस समय सबसे तेज हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन इसका अगर ये कहें कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा और ज़्यादा अभी दिक्कत पड़ेगी, और ज़्यादा फायरिंग होगी, तो ऑयल की कीमत और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक, तो जब अगर और बढ़ेगी कीमत, तो उसका फिर खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा बाकियों के साथ। ठीक है, एक लखनऊ से सवाल आया है, अतुल कुमार का सवाल है। कुलकर्णी जी, आप इसका जवाब देंगे। रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, दोनों देशों के भारत के संबंध फिलहाल तो बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि फिलहाल तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की बातचीत, चाहे जेलेंस्की से बातचीत, चाहे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से जो मुलाकात हुई थी, उस दौरान आप देखिए कितने दुटूक शब्दों में पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है, और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी, इवन यूएन तक इसकी चर्चा हुई। कोई शक नहीं राकेश जी, ये युग युद्ध का नहीं है। अपने प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तरीके से बताया, और ये पूरे विश्व भर में गूंजा, ये वाकई ये युग युद्ध का नहीं है। लेकिन इसका असर भारत पर पड़ेगा, अभी धीरे धीरे पड़ना शुरू होगा। लेकिन शुरुआत में जिस प्रकार से हमारे बड़े पारंपरिक संबंध रहे हैं रूस के साथ, और उस पारंपरिक संबंधों को लेकर के आज तक अपने को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि तेल की जो किल्लत है वो अपने को नहीं पड़ रही है, क्योंकि तेल जो अपने को मिल रहा है तकरीबन 25% डिस्काउंट पर मिल रहा है, उसके कारण कम से कम उसकी कोई परेशानी नहीं, फर्टिलाइज़र की कोई परेशानी नहीं। हम जो हैं अपने मैं कहूँगा सेल्फ सफिशेंट हैं खाने के मामले में, तो हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी में वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले में अगर आप देखें, पूरे यूरोप में जो है एनर्जी की किल्लत है, गैस की परेशानी हो रही है, खाने की पूरे विश्व भर में परेशानी हो रही है, अफ्रीका में दिक्कत आ रही है। आप देखिएगा ये जितना यूक्रेन है, यहाँ से वीट एक्सपोर्ट होता था, कॉर्न एक्सपोर्ट होता था, तेल एक्सपोर्ट होता था, गैस एक्सपोर्ट होता था, वो सब तकरीबन बंद पड़ गया। इससे पूरे विश्व भर में लेकिन अगर पूरा विश्व रिसेशन में जाएगा,
पूरे विश्व भर में इन्फ्लेशन होगा तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नहीं, और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन में तो हमारे जो रिश्ते हैं रूस के साथ तो पारंपरिक रिश्ते हैं, और आज जिस प्रकार से अपने प्रधानमंत्री जेलेंस्की के साथ बात कर रहे हैं उससे भी साफ पता चलता है कि हम एक पूरे कूटनीतिक तौर पर इस युद्ध को समाप्त करने में एक कदम जरूर उठाएंगे और उठाने भी चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है खासकर जिस महामारी के बाद जिस प्रकार से लड़ाई आई है पूरा विश्व इस पे नुकसान होगा। और वो अगर विश्व में नुकसान होगा, ये कहना कि भारत को नुकसान नहीं होगा गलत होगा, विश्व को नुकसान होगा, भारत को भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर विश्व में चीज़ें खरीदने की हिम्मत है तो भारत क्या एक्सपोर्ट करेगा। तो ये को देखने लायक है और बहुत ज़रूरी है कि ये युद्ध जो है समाप्त होना चाहिए और बहुत लेकिन जल्दी शिवाजी समाप्त बड़ा सवाल तो यही है कि ये युद्ध समाप्त कैसे होगा। आप देखिए जेलेंस्की का अपना अहंकार है, इस अहंकार की वजह से इस युद्ध की शुरुआत हो गई। आज जिस इंटेंसिटी के अटैक आए, कीव के मेयर से लेकर जेलेंस्की खुद सड़कों पर नजर आए। यूक्रेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो बाकायदा ट्वीट करती है कि वी विल नेवर सरेंडर, वी विल फाइट। तो ये युद्ध आपको क्या वाकई समाप्त होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। रखेश, देखो ये समझना पड़ेगा, सभी बोल रहे हैं कि रूस जो है ये चाहता था, रूस ने बड़ा टाइम दिया यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने के लिए, सब बात ठीक है। ये लड़ाई अमेरिका ने लड़ी है, अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसको इकोनॉमिक बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। एक कंट्री है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है इस लड़ाई में, वो है अमेरिका। दिखने में कि सबसे पहले गैस ऑयल की मार्केट भी लेना चाहता है यूरोप में, और उसके जो हथियार $22 बिलियन बिके हैं। मगर ये भी सच्चाई है, आप कितने हथियार किसी देश को दे दें पर लड़ने की हिम्मत तो उसमें आएगी ना। आज यूक्रेन का मुद्दा देखें, किसी ने बोला आज तक कि जेलेंस्की ने मरवा दिया। इसका मतलब ये है आज जो यूक्रेन का खुद का मोराल इतना हाई है वो लड़ने को तैयार है। और नहीं, लेकिन हासिल क्या हो रहा है सर? देखिए पूरी तरीके से यूक्रेन तबाह हो रहा है शिवाजी। बिल्कुल, कोई आज अब जिस तरीके से टारगेट करना शुरू किया है पुतिन ने, वो समझ गए हैं कि अब यूक्रेन को घुटनों पर कैसे लाना है। पूरा लगता है कि खाका ब्लूप्रिंट एक खींच दिया गया और उस पर पुतिन की सेना आगे बढ़ रही है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इससे। क्यों नहीं हूं कि जिस प्रकार से ब्लूप्रिंट बनाया है रूस ने, ऐसा शेर होता तो पहले कीव और खार्किव ले लेता। मगर ये सच्चाई है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके अंदर उसको सेटबैक मिले हैं। अगर उसने 83 जो मिसाइलें अभी दागी हैं, अभी देखना अब इसका काउंटर कैसे आएगा। सच्चाई ये है कि इसका आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, इसका वे आउट क्या है। इसका वे आउट था ये जो ईस्टर्न क्रेसेंट बनाया था, जिसको बोलते हैं कि डॉनबस का इलाका, उसके बाद आपका मरियापोल, आपका जो उड़ीसा और खारासोन, ये मिल जाता। ये एक बफर जोन होता रूस और यूक्रेन के बीच में। मगर वो सिचुएशन बदल दी रूस ने। वो क्यों बदल दी कि वो चारों के चारों जो प्रांत हैं उनको रेफरेंडम करा के अपने साथ मिला लिया। अब वो कोई मानने को तैयार नहीं है। अब उसको तो ये कह नहीं सकते ये चारों जो रीजन है, चाहे वो डॉनबस का इलाका है, दोनों डॉन्स्टक लुहांस्क या जापोरिजिया या खोरासन, अभी रूस का हिस्सा है। ये बड़ी प्रॉब्लम होगी है यूरोप को और अमेरिका को, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और कोई चीज अगर लड़ाई चलेगी, क्योंकि अगर पुतिन को लड़ाई में हार होती है, जिस प्रकार से उसको सेटबैक हो गए, वो क्या करेगा नेक्स्ट मूव वो नहीं मालूम। तो ऐसे में सच्चाई ये है कि आज की तारीख में सिचुएशन जो है बड़ी क्रिटिकल नजर आ रही है। आपकी बातों से तो फिर हम उसी सवाल पर आकर अटक जाते हैं कि क्या वाकई जो टैक्टिकल वेपन है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, क्या वाकई पुतिन उसका इस्तेमाल कर देंगे? अगर इसका आंसर किसी को पता होता तो उसको तो मिलिट्री पंडित कहते। यही तो एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पुतिन घेरे में आ जाते हैं, पुतिन को सक्सेस नहीं मिलती, पुतिन को ह्यूमिलिएशन होती है। पुतिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो मिलिट्री डिफीट भी नहीं सहन कर सकता, पर एक प्रकार से ह्यूमिलिएशन बिल्कुल नहीं। अगर उसको ह्यूमिलिएशन हुई पक्का वो कोई ना कोई जो भी उसके पास हथियार है आर्सेनल में करेगा। दूसरा एक बहुत समझने की कोशिश करो, रूस के अंदरूनी हालात अच्छे नहीं है, इकोनॉमिकली रूस अच्छा नहीं कर रहा है। रूस के पास दो चीजें हैं, एक तो थी आपके पास एनर्जी, एक थी वेपन। देखो आपको समझना चाहिए, एनर्जी जो थी वो गैस और ऑयल बेचता था यूरोप में। जिस प्रकार से सप्लाई चेन टूटी आने वाले टाइम में यूरोप की जो डिपेंडेंसी है इस ऑयल से कम होगी, गैस से भी कम होगी। अब हथियार बेचता था, हथियार की आपने देख लिया, उनके क्वालिटी ऑफ वेपन देख लिए कि एक्सपोज हो गए हैं इसके अंदर। अब आर्मामेंट इंडस्ट्री, लेकिन आपको लगता है अभी भी कि वॉर कंडीशन में जिन हथियारों का इस्तेमाल रशिया करता वो सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए गए? बिल्कुल कर लिए, क्यों नहीं करेगा। हारने की उसको मनसा है क्या? देखो कौन देश हारना चाहता है, वो भी जीतना चाहता है, वो अभी भी यूज कर रहा है। मगर आप एक चीज तो देखनी पड़ेगी ना, जो हथियार नेटो ने दिए हैं यूक्रेन को, वो स्टेट ऑफ आर्ट, तो उसने इफेक्ट किया है। आप देखो जिस प्रकार से हाई मार्क्स दिया उसने इंपैक्ट किया है, पहले डिफेंसिव फिर ऑफेंसिव। मैं यही कहने की बात करूंगा कि जो रूस है, हाँ किसी हद तक एक सोल्यूशन है इसका,
उसका ये है कि गिव एंड टेक हो, कुछ वहां से कुछ इसके, क्योंकि ये लड़ाई अगर आगे लंबी जाती है या टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार की तरफ जाती है, ये पूरे वर्ल्ड का सर्वनाश है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बातें आपने कही गिव एंड टेक, क्या इस पर दोनों देश सहमत हो जाएंगे? क्या बातचीत का कोई एक ऐसा मंच तैयार होगा जहां पर ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिल जाएं, बैठकर बातचीत कर लें कि तबाही अब और ज्यादा नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था ये युद्ध युग का नहीं है। इस बात पर सहमत तो सभी हैं, लेकिन इसको अमल में कैसे लाएंगे ये देखना होगा और इसी बात की जरूरत भी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। ये स्थिति भीषण जरूर है, ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी, और बहुत जरूरी है कि इसका समाधान बेहद जल्द निकले।